गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और शुरुआत करें इससे पहले हमारे साथ स्टूडियो में उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। जो बातचीत चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बात होगी। चीनी चुनौती और धमकियों को दरकिनार कर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर पहुंची। रात 8 बजे के करीब उनका विमान ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ताइवान के विदेश मंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब से कुछ देर में नैन्सी पेलोसी की ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। इस दौरान मीडिया की एंट्री नहीं होगी। नैन्सी की ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान में टारगेटेड अटैक की धमकी दी। साथ ही चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। अमेरिका पर आरोप लगाते हुए चीन ने कहा कि वो ताइवान कार्ड खेल रहा है और दोनों देश उसे उकसा रहे हैं। और नैन्सी पेलोसी ने इस दौरे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ताइवान की हमारे प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ताइवान के लोकतंत्र के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ताइवान नेतृत्व के साथ चर्चा में हमने अपने साझा हितों पर बात की, जिसमें स्वतंत्र इको पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का जिक्र था। ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख लोगों को अमेरिका के साथ आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि दुनिया को तानाशाही और लोकतंत्र के बीच चुनना है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, अमेरिका को ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और एक चीन के सिद्धांत से बंधे रहना चाहिए। शब्दों और भावनाओं से तीनों समझौतों पर टिके रहना चाहिए। अमेरिका और ताइवान ने मिलकर उकसावे की कार्रवाई की है। चीन आत्मरक्षा में कार्रवाई को मजबूर है। चीन का कोई भी जवाबी कदम वैध माना जाएगा और चीन की लगातार चेतावनियों के प्रति अमेरिकी बेपरवाही और उसके व्यवहार का जवाब होगा। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे उमा से बात करते हैं। अब उमा, क्या हुआ पहले, आगे क्या होगा, इस पर जाने से पहले ये बताइए अभी कि फिलहाल कुछ एक्शंस चीन ने लिए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और धमकाया भी है, उससे जरा अपडेट कराएं पहले आप। ये देखिए, जब कल नैन्सी पेलोसी ताइवान उन्होंने लैंड किया, उसके बाद चीन की एक गर्म प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से कहा गया कि ये जो चीन की संप्रभुता और अखंडता है उस पर एक चोट है। इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के जो अपडेट हैं वो भी आ रहे हैं, जिसमें कि जो अमेरिकी नेवी जो डिफेंस एकेडमी है उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ अटैक्स जो है वो किया जाएगा। और जो चाइनीज़ इंटेलिजेंसी है सिंजुआ, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि ट्यूसडे नाइट्स, यानी कि 7 घंटे पहले का ट्वीट है। लेकिन अभी तक कुछ इस तरह की इस तरह का कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आया जिसमें कि चीन ने ताइवान पे कोई बड़ा अटैक किया हो या किसी इलाके में उसके अटैक करने की कोशिश की हो। लेकिन इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो चीन है वो इस बात से बौखलाया हुआ है, क्योंकि पहले भी चीन ये कहता रहा है कि इस यात्रा को ना करें। और जब राष्ट्रपति शी की बात हुई थी राष्ट्रपति बाइडेन से, तो उस बातचीत में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि ये यात्रा ना हो। लेकिन जैसा कि अमेरिका लगातार कहता रहा कि यात्रा जो है वो पेलोसी की अपना विशेषाधिकार है, अगर वो करना चाहती हैं तो करे। लेकिन अब जब पार्लियामेंट में वहाँ पे नैन्सी पेलोसी ने संबोधन किया है तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंटर पार्लियामेंट्री जो डायलॉग है, यानी कि ताइवान और यूएस के बीच, वो बढ़ाना चाहती हैं। और एक साफ मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से दे दी गई है कि चीन चाहे जिस भी तरीके से बौखलाए या जिस भी तरीके की धमकी दे, जो अमेरिका जिस तरह से कॉपरेशन ताइवान के साथ कर रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक एक बहुत महत्व है इस इलाके में, वो करता रहेगा। लेकिन निगाह इस बात पे लगी हुई है शारिक कि आगे चीन अगले कुछ घंटों में या अगले 24 घंटे में किस तरह के कदम उठाता है, खासतौर पे सामरिक कदम उठाता है। उमा, अगर देखें तो चीन हमेशा से कह रहा है कि आप दूर रहिए, लेकिन नैन्सी का जो ट्वीट है जो अभी हमने दर्शकों को पढ़ के सुनाया, उसमें एक लाइन है कि ये ज्यादा अहम है क्योंकि दुनिया को तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में चुनना है। तो एक तरीके से चीन पे टारगेटेड अटैक है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी एक पृष्ठभूमि है, क्योंकि जब चीन में कम्युनिस्ट का उदय हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे
वन पार्टी सिस्टम है उसको अमेरिका जैसा जो लोकतांत्रिक देश है वो पसंद नहीं करता है। और उसके मुकाबले अगर ताइवान देखें तो बहुत ही छोटा देश है, 30-35 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, 2.5 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे तब भी डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करती है और अमेरिका इसलिए उसके साथ खड़ा है। दूसरी अहम बात है कि जो साउथ चाइना सी की जो बात है जिसमें कि चीन अपनी मनमानी चाहता है और अपने तरीके से रूल्स वो तय करने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को वहाँ नहीं मानता है, तो अमेरिका को ये बात नागवार गुजरती है। और इस लिहाज से ताइवान के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक के साथ साथ एक सामरिक महत्व का भी सामरिक महत्व की भी बात है और इसलिए चीन को ये काफ़ी नागवार गुजरा है। और जैसा कि अभी ट्वीट करके कहा गया है कि जो वेस्टर्न कमांड थिएटर है वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो करने जा रहा है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह का अटैक होता है या फिर चीन जो है एक डिप्लोमेसी का रास्ता चुनता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ये मामला भड़का तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत भी उस इलाके में तैनात हैं। उमा, कई तरह के सवाल हैं। पहले तो आप उसकी पृष्ठभूमि भी बता रहे थे, अपना हक जताता रहा है ताइवान पे चीन। यूक्रेन के साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, और उसके बाद जब उस पर अटैक हुआ तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर से मदद कर रहे हैं। यूक्रेन कहता रहा कि आप हमारे साथ आइए। यहां पर ताइवान क्या वही गलती करेगा? क्योंकि चीन और अमेरिका दो विश्व के सबसे बड़े ताकत हैं सैन्य के मामले में, और अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो यूक्रेन और रूस के जो हालात हैं या जो उनके बीच का जो युद्ध है तो युद्ध ही, लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ी अलग है। लेकिन अगर ताइवान के मसले को लेकर चीन और अमेरिका के बीच किसी तरह के युद्ध की शुरुआत हुई तो वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। जो जैसा आपने भी कहा कि जो नेटो फोर्स है या जो अमेरिकी सेना है वो यूक्रेन को पर्दे के पीछे से खुलकर ही सही लेकिन वो सामरिक हथियार देकर मदद कर रही है। ताइवान के साथ भी अभी तक ऐसा ही है कि जो अमेरिका है वो सामरिक तौर पे मदद देता रहा है, लेकिन अगर चीन ने अटैक किया और जिस तरीके से, एक बहुत ही छोटा मुल्क है यूक्रेन जो है वो काफी बड़ा है, उसके मुकाबले अगर ताइवान के मुकाबले देखें तो ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। बहुत छोटा देश है और उसके पास उस तरह के स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, अमेरिकी सामरिक सहायता के जरिए जरूर वो सस्टेन करता है उस इलाके में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका को डायरेक्टली चाहते ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ये इसका जो नतीजा है वो काफी गंभीर होगा। उमा, इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर दें। लाइव तस्वीरें हैं, जो बैठक होनी थी 8 बजे वो करीब शुरू होने वाली है। जी, जो राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ पे मुलाकात होनी थी राष्ट्रपति से वो शुरू हो गया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है तकरीबन आधे घंटे बाद भारतीय समय के हिसाब से 8:30 बजे जो पेलोसी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली है। उसके पहले उनका जो मुलाकात है राष्ट्रपति वेन के साथ वो अभी होगी और जाहिर सी बात है कि ये पहले से तयशुदा कार्यक्रम था, पार्लियामेंट में वो बोल चुकी हैं, अब ये मुलाकात है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं ताइवान से शारिक, इसका सीधा सा अर्थ जो है वो ये कि चीन चाहे जितनी भी आपत्ति जताए, जो अमेरिका है वो ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला और ताइवान को जिस तरीके से ताकत के बूते चीन धमकाने की कोशिश करता रहा है, उसके एयर स्पेस को बार बार जो है उसको इन्वेड करता रहा है। कल भी 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इस तरह की खबर आई कि ताइवान के एयर स्पेस में घुसे, हालांकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया उन एयरक्राफ्ट्स ने, लेकिन वो एयर स्पेस को भेद कर और फिर वापस आ गए। तो एक तरह से जो एक मानसिक लड़ाई जो है वो भी चीन की तरफ से खेली जा रही है, वो एक मानसिक दबाव बनाकर रखना चाहता है और बार बार उसकी तरफ से बयान आ रहे हैं, जो वीडियोज़ हैं वो जारी किए गए हैं पिछले 2-3 दिनों में कि किस तरह की रक्षा तैयारी है। और ये देखिए, ये स्वागत कर रही हैं जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की, वो नैन्सी पेलोसी की, जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो ये काफ़ी एक मजबूत, एक बहुत ही इम्पैक्ट पैदा करने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि इस दौरे को लेकर चीन लगातार धमकाता रहा है, अपनी बात कहता रहा है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता के स्तर पे या विदेश मंत्रालय के स्तर पे, खुद राष्ट्रपति के स्तर तक भी चीन इस बात पर आपत्ति जता चुका है कि ये हो। और कल आपको याद होगा शारिक कि जब ये कोलंबपुर से इनकी फ़्लाइट उड़ी तो जो साउथ चाइना सी है उसके इलाके को एवॉइड करते हुए फिलीपींस की तरफ से तकरीबन 5 घंटे 5.5 घंटे और शायद ये पहली बार हुआ है कि उस फ्लाइट को 7 लाख से ज्यादा लोग ट्रैक कर रहे थे। जी, जो डाटा आ रहा है उसमें तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है और ये भी कहा जा रहा है कि
मैंने 7 लाख कहीं देखा हाँ, था। तो वो सबसे ज़्यादा ट्रैक किया गया ये फ्लाइट है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लाइट रडार है उसको तो नोटिस देना पड़ा अपनी साइट पे कि बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्रैक करें। मैं खुद ट्रैक कर रहा था, तो एक बार जब वहाँ से निकल गया तो वो 3 मिनट का वेटिंग दिखा रहा था, जो बढ़ते बढ़ते 63 मिनट का वेटिंग हो गया। तो उसके बाद उसको ट्रैक करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जानकारी आ रही थी। तो अब देखिए ये जो संबोधन है राष्ट्रपति का ताइवान की, वो बोलने जा रही हैं और इसके बाद नैन्सी पेलोसी भी अपनी बात रखेंगी। तो यहाँ से भी एक मैसेजिंग देने का काम होगा कि किस तरीके से जो अमेरिका और ताइवान के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हैं और किस तरीके से ये दोनों रिश्तों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे चीन की तरफ से जितनी भी आपत्ति हो। उमा, इतिहास गवाह रहा है कि जब 2 महाशक्तियां आमने सामने हों तो जंग ज़बानी ही होती है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? जी देखिए, एक जॉन एफ कैनेडी की कही लिखी पंक्ति जो है वो मुझे याद आती है कि यू कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, कि आप युद्ध की तैयारी के द्वारा ही शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वो आप उसको अगर आप आम भाषा में ट्रांसलेट करें तो अगर आप अपनी बॉडी बना रहे हैं, सामने वाला भी बॉडी बना रहा है, तो लोग समझते हैं कि एक दूसरे को कि अगर उसको हमने कुछ पीटा तो वो भी मुझे पीट सकता है। हाँ। तो इसलिए वो तैयारी दिखाते रहते हैं, लेकिन कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। और ये भी एक डिप्लोमेसी का तकाजा है। और जिस तरह की, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से पोजीशनिंग चीन ने की इस पूरे मामले में, तो उसके लिए भी नाक की लड़ाई का सवाल बन गया है कि अगर इतना कुछ बोलने के बाद वो कुछ नहीं करता है तो ये एक मैसेज जाएगा कि चीन शायद कमजोर पड़ गया या पीछे हट गया या वो डर गया। इस तरह का जो एक संदेश है वो जा सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ वो करेगा और इस बात का पूरा अंदेशा है। और इसी अंदेशे की वजह से अमेरिका ने भी उस क्षेत्र में अपनी जो सामरिक तैयारी है वो पुख्ता कर रखी है। इस खास खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहां पर अपनी बात रख रही हैं। सीधे चलते हैं। Security interests in the region and across the world, committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. 我们这一次的来访呢，其中一项重点就是要提醒大家并告知大家，43年前我们通过了《台湾关系法》，当时就许下了对台湾非常坚定的承诺，要与台湾站在一起。在这个基础之上，我们行出了非常繁荣的合作关系跟伙伴关系。我们的焦点不但是有包括我们的共同命运的自觉，还有许多我们共同安全的议题，无论是在这个地区还是世界的共同安全。कई तरह के सवाल हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और आम लोगों की भाषा में बात करें तो बहुत ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अगर आप एक आम लोगों की भाषा में समझा पाए कि आखिर हुआ क्या है। जी देखिए, ये झगड़ा तब से चल रहा है जब 1949 में कम्युनिस्ट का उदय हुआ चीन में, और जो उस समय की एक सरकार थी KMT, उस समय वहाँ पे रूल कर रही थी, तो उसने वहाँ से निकलकर ताइवान में अपनी सरकार बना ली। और एक तरह से उस समय ये कहा गया कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, और ताइवान जैसा छोटा जो देश है वो पूरे चीन पर, यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो PRC है उस पे अपना कब्जा जताता रहा है, अपना दावा जताता रहा है। 1991 में बेशक उन्होंने ये दावा छोड़ दिया हो, लेकिन चीन जो है वो अभी भी ताइवान पे अपना दावा जताता है और वो कहता है कि उसका हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी जो अमेरिका ने भी माना है। इस वजह से चीन का ये कहना है कि वहाँ पे इस तरह का जो दौरा है वो उसकी संप्रभुता और अखंडता पे एक चोट की तरह है और वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मोटे तौर पे इसकी पृष्ठभूमि तो ये है, लेकिन अगर इसके सामरिक महत्व को देखें तो जिस तरह से ताइवान जो है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी अहम है। और चीन जिस तरीके से पूरे, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट हो या पूरा साउथ चाइना सी हो, वहाँ अपना हक, अपना दावा और अपना आधिपत्य जताता है और जताते रहना चाहता है। ऐसे में अमेरिका के लिए ताइवान की अहमियत, या बाकी दुनिया के कई देशों के लिए जो चीन के इस आधिपत्य के खिलाफ हैं, उनके लिए ताइवान की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। और इसलिए अमेरिका ने जो एक समझौता ताइवान के साथ एक समझौता किया था 79 में, उसी का हवाला नैन्सी पेलोसी ने
दिया है कि जो बातें उस समय कही गई थी उसी के मद्देनजर उनका ये दौरा है। और ताइवान ने जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक रास्ता चुना, अमेरिका को वो पसंद है और अमेरिका उस डेमोक्रेटिक राइट के साथ खड़े रहना दिखना चाहता है और इसलिए बार बार डेमोक्रेसी की दुहाई अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। चाइना, जहाँ की आपको पता है वन पार्टी सिस्टम है और वहाँ किसी तरह से बोलने और लिखने की आज़ादी का अभाव है। तो और चीन जो है वो इस बात की दुहाई देता है कि जो अमेरिका ने जिस तरह से एक समझौता किया था चीन के साथ, जिसमें 3 बड़े समझौते थे, उसमें ये बात मानी गई थी कि वो चाइना का जो सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, ताइवान की आज़ादी की बात नहीं करेगा और इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे कि चीन की अखंडता या संप्रभुता पे कोई चोट की बात हो। तो इसकी बात की दुहाई लाइव चलते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहले उसी को सुन लेते हैं। 非常感谢这些议员们跟我随行一起来访，那我也很高兴，也很荣幸能够在这边见到副总统、吴部长，以及蔡总统，以及非常杰出的台湾的政治领导者，非常感谢各位的领导。那台湾的故事呢，其实就是一群热爱自由民主的人民的故事。那其实我们在美国也在全世界都有许多这样子热爱自由的人民。And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. And now more than ever, America's solidarity with Taiwan is crucial, and that is the message we are bringing here today. 台湾是一个韧性之岛，台湾的人民也向外界证明了，只要有希望、有勇气、有决心，一定能够打造一个和平又繁荣的未来。 तो कुछ देर पहले ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है नैन्सी पेलोसी ने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम ताइवान के लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर हाल में ताइवान का साथ देंगे। वहीं राष्ट्रपति जो है ताइवान को, उन्होंने कहा कि ताइवान शांति के साथ खड़ा है और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। तिरंगा बाइक रैली शुरू हुई है, इस खबर पर चलते हैं। लाल किले से यह तस्वीर है जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद हैं और वो इस रैली का शुभारंभ कर रहे हैं। Really pay to them. We proudly hoist our national flag, reflect on our national values, recount tales of bravery and social harmony from our freedom struggle. That is only my appeal. I don't want to make a long speech. Please recall the memory of the great sacrifices made by the freedom fighters, the path shown by our people, and the values that we have inherited from Indian culture, heritage. They have to be preserved and passed on, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. India is one. We are one nation, one people, one country. This has to be remembered by one and all. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता भारत का विशेषता. This is the message of this Tiranga. So take that message to the people, and I appeal to the members of parliament, take this message to the people in your constituency. See to it that everybody is involved in this program, and the program becomes a grand success. There is a cultural renaissance and awakening of the patriotism among the people, and we march forward to make India a strong, stable, prosperous and peaceful country in the world. Sarve jana sukhino bhavantu. Vasudhaika Kutumbakam. Share and care is the core of Indian philosophy. Keep that in mind and take the message forward. सबको मेरे ओर से शुभकामनाएं. नमस्कार, धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. मैं बहुत तो ये आप लाल किले से तस्वीरें देख रहे हैं। लाल किले से ये रैली शुरू होकर विजय चौक तक जाएगी। बीजेपी के कई सांसद इसमें शामिल हैं। तो वहां फिर से वापस उसी खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र कर रहे थे। नैन्सी पेलोसी ने वहां पर क्या कुछ कहा है जब दोनों आपस में मीडिया से बात कर रहे थे, तो पहले वो सुनवाते हैं आपको। 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government
and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world, committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we were proud of our enduring friendship. And may I mention, they're all co-chairs of this delegation. उमा, एक बार फिर से हम लोग जरा वापस लौटते हैं और समझते हैं आपसे कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। जी देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो यही है कि चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, उस पर अपना दावा जताता है, लेकिन ताइवान जो है वो एक सेल्फ रूल वाला देश है और अमेरिका जैसे देशों का जो साथ है वो ताइवान को मिला हुआ है। और इसी के पीछे जो है वो सामरिक महत्व की बात आती है, क्योंकि चीन जो है वो पूरे साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य चाहता है और वो अपने रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है वो दुनिया के देशों के जहाज को या बाकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको वो नापसंद करता है, अपने रूल्स लगाना चाहता है वहाँ पर। और इसको लेकर दुनिया की बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं वो एकजुट हैं। ताइवान बहुत ही एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह की है जो जहाँ एक फुटहोल्ड रखकर अमेरिका जैसा देश जो है वो जो चीन है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है और यही बात चीन को नागवार गुजरती है। इसलिए जब ये नैन्सी पेलोसी के दौरे की बात हुई तो चीन लगातार जो है वो अमेरिका को आगाह करता रहा कि इस तरह के दौरे ना हों, क्योंकि ये जो वन चाइना पॉलिसी है उसके ऊपर एक चोट होगी, जिस वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका भी मानता है। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक एक देश है ताइवान और जिस तरह की धमकी चीन की तरफ से लगातार उस देश को मिलती रही है वो उसके खिलाफ है और इसलिए वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। और जैसा कि अभी संबोधन में भी हमने सुना, जो 43 साल पहले जो ताइवान लॉ जो था, जो एक सहमति है ताइवान और अमेरिका के बीच, उसकी दुहाई दे रही थी नैन्सी पेलोसी और उन्होंने कहा कि एक मजबूत रिश्ता है ताइवान के साथ अमेरिका का, वो मजबूत बना रहेगा और अमेरिका जो है ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। राष्ट्रपति जो वहाँ की हैं, राष्ट्रपति वेन महिला राष्ट्रपति हैं और उनकी भी तारीफ की नैन्सी पेलोसी ने अपने संबोधन में, और ताइवान के लोगों के रिजॉल्व की जो तारीफ है वो भी उन्होंने की। तो पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से इस बात को जताने की है कि चीन जो है चाहे वो जिस भी तरह की आपत्ति जताए, ताइवान और अमेरिका साथ खड़े रहेंगे और अमेरिका अपनी इच्छा से इस तरह का दौरा जो है वहाँ पे करता रहेगा। हालांकि 25 साल बाद ये दौरा हुआ है और अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि इससे उसकी इस क्षेत्र में जो नीति है यानी कि वन चाइना पॉलिसी जो मानता है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन चीन जो है अमेरिका की ये सफाई लेने को तैयार नहीं है और एक कोऑर्डिनेटेड जो मिलिट्री जो ऑपरेशंस है उसकी बात चीन की तरफ से की गई है। ताइवान के चारों तरफ जो है वो चीन ने अपनी जो सामरिक स्थिति है वो मजबूत की हुई है। नज़र इस बात को लेकर है कि किस तरह से ताइवान पर अगर कोई भी एक हमला करता है चीन, तो वो किस तरह से करता है और उसका जो रिटेलिएशन है वो अमेरिका की तरफ से किस तरह से होता है। तो स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। अब देखना है कि आगे अनफोल्ड किस तरह से ये होता है। उमा, चीन इतना ताकतवर देश है, सालों से दशकों से वो अपना हक ताइवान पे जताता रहा है। अब तक उसके वहां पहुंचकर उसे अपने में मिला लेने या फिर उस पर कब्जा कर लेने से उसे किसने रोका था और उस तक अपने उस इच्छा को पूरा ना कर पाने की उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो है वो आज से नहीं 79 या उससे पहले से भी आप कहें 79 में तो ये समझौता हुआ खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि चीन की सामरिक ताकत जो है पिछले 2-3 या 4 दशकों में 3 दशकों में आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन शुरुआत में चीन उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकता था। और दूसरी बात यह है कि अगर अब वो अप्रोच करता भी है तो डिटरेंट के तौर पे अमेरिका जैसा देश है जो कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ ताइवान जो है वो पूरी तरह से कब्जे में जाए चीन के, और क्योंकि उससे जो इस पूरे इलाके में जो शक्ति संतुलन है वो चीन के पक्ष में झुक जाएगा। तो डिटरेंट के तौर पे अमेरिका जैसा देश है और वो इस बात को लेकर रोकता रहा। पूरी लड़ाई भी इस बात को लेकर ही है। देखिए, तिब्बत की जो बात है, तिब्बत भी वन चाइना पॉलिसी के तहत तमाम देशों ने उसको चीन का हिस्सा एक तरह से स्वीकार लिया, लेकिन जब भी अगर दलाई लामा की बात होती है, उनके अमेरिका दौरे जाने की बात होती है या भारत में भी कोई डिग्नेटरी उनसे मिलने जाता है, उनसे मुलाकात की बात होती है, तो चीन की तरफ से आपत्ति उस पर आती है। तो चीन जो है वो अपनी
इन सब बातों को अपनी अखंडता और संप्रभुता से जोड़कर देखता है और वो नहीं चाहता कि किसी भी बाहरी देश का दखल उसके उस क्षेत्र में हो जिसको वो अपना कहता रहा है। तो सामरिक तौर पे शायद ताइवान को उस तरह से हथियाना चीन के लिए अभी मुमकिन नहीं है और अमेरिका लगातार कहता रहा है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से या किसी ताकत के तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके के अलावा ताकत के तरीके से अगर ताइवान को कब्जा करने की कोशिश चीन करेगा तो नतीजे जो हैं वो गंभीर होंगे। तो एक तरह से दोनों ही तरफ से पोजीशनिंग इस बात को लेकर है, लेकिन दोनों ही देश जो हैं कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन भी बरतते रहे। लेकिन ये जो दौरा है उसने इस तनाव को एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया है, एक नया आयाम दे दिया है। उमा, अगर देखें जब भी दुनिया में लड़ाई हुई है, पहला विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध को छोड़ दें, कभी भी दो बराबर के लोगों में टक्कर नहीं होती है। अभी आप वो कैनेडी का एक वो कोट भी कर रहे थे स्टेटमेंट, यहां पे होता यही रहेगा क्योंकि हमेशा जो लड़ाई होती है वो जुबानी होती है, क्योंकि सब अगर आप एक दूसरे के टक्कर के हैं तो फिर उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी अगर ये दोनों आमने सामने आकर भिड़ जाते हैं तो। जी देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि जो टक्कर है सिर्फ जबानी होती है, क्योंकि जो जबानी टक्कर है वो देखते देखते यूक्रेन और रूस में एक फुल फ्लेज्ड वॉर में बदल गया और किस तरीके से रूस की सेना जो है वो कीव की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गया। दूसरी नहीं, वहां पे भी ऐसा था कि जो नेटो जो कंट्रीज हैं, जो खासतौर पे जो अमेरिका है, वो भी यूक्रेन के साथ जो है वो अपने आप को खड़ा दिखाता रहा और तमाम जो सामरिक मदद है वो भी पहुंच रही है। एक होता है कि किस हद तक कोई रिस्ट्रेन बरतता है। चीन, ऐसा लग रहा था जिस तरह के बयान चीन की तरफ से आ रहे थे कि शायद वो रिस्ट्रेन ना बरते इस बार, और अभी भी उस तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि कई जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा टोन डाउन कर रहा है चीन अपने आप को, क्योंकि अगर कोई एक कदम ऐसा उठाता है तो उसको इस बात का भी अंदेशा है कि रिटेलिएशन होगा और मामला जो है वो हाथ के बिल्कुल बाहर चला जाएगा। तो हर तरह का कैलकुलेशन करके ही कोई भी मुल्क जो है वो युद्ध जैसी स्थिति में जाता है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन चल रहा हो कि किस तरह से कहां चोट करें कि वो जैसे अमेरिका ने इस दौरे के जरिए एक अपना रिजॉल्व दिखा दिया कि वो ताइवान के साथ खड़ा है। ये डिप्लोमेटिक तरीका है, इसमें मिलिट्री जो ऑपरेशन है वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्या चीन भी इसी तरीके का कोई डिप्लोमेटिक तरीका अपनाता है जिसमें वो अपना हाथ ऊपर दिखा सके, या फिर वो मिलिट्री ऑप्शन के लिए ही जाता है? बयानात इस तरह के आ रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वो किस तरह का ऑपरेशन होता है, कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है और अमेरिका रिटेलिएट किस तरह से करता है ताइवान की तरफ से, ये देखने की बात होगी। तो अभी बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगे क्या होगा ये अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है थोड़ा। शुक्रिया उमा इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए और बताने के लिए कि आखिर क्या कुछ रही है ताइवान, चीन और अमेरिका में आपस में जो टसल है उसकी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो आपको सीधे लाल किले लिए चलते हैं जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद हैं, जिन्होंने बाइक रैली, तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और अब वो बाइक रैली वहां से निकलकर विजय चौक के लिए निकल पड़ी। बीजेपी के कई सांसद भी इसमें शामिल हैं। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो आज़ादी के 75वें सालगिरह पर है उसकी तैयारी, हर घर पर तिरंगा फहराने की तैयारी है। केंद्र ने 20 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये तस्वीरें लाल किला से आप देख रहे हैं। बस इसमें एक चीज़ जो थोड़ी समझ से परी है कि कुछ लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा है, जो उनकी सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के लिए सही नहीं है। लेकिन हाँ, तिरंगा रैली अब आप देख रहे हैं, तिरंगा बाइक रैली जो लाल किले से निकलकर विजय चौक की तरफ जाती हुई दिख रही है। इसमें बीजेपी के कुछ सांसद भी शामिल हैं। सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान 3 दिनों तक ये महोत्सव मनाने का लक्ष्य रखा है। हर घर तिरंगा का लक्ष्य दिया गया है। 20 करोड़ तिरंगे यानी झंडे लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर, इसके अलावा गृह मंत्री ने भी अपने ट्विटर पर जो उनकी तस्वीर है उस पर तिरंगा अपलोड किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपनी जो डीपी है वो तिरंगे की लगाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तिरंगा रैली शुरू हो चुकी है जो विजय चौक की तरफ जा रही है।
मंगलवार को ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े केस में अलग अलग शहरों में 10 जगहों पर छापे मारे। कांग्रेस ने इन छापों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में हेरल्ड हाउस के भीतर ईडी की टीम दस्तावेजों की तलाश करती रही और बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। दिल्ली के अलावा लखनऊ और कोलकाता में भी छापे चले। विरोध भी तमाम जगहों पर हुआ। इन छापों की गूंज राज्यसभा के गलियारों में भी सुनाई पड़ी। राहुल जी या सोनिया गांधी जी के अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, ना उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। ये ह्यूमिलिएट करने की, बेइज्जत करने की, डराने की, धमकाने की राजनीति, ये एजेंसीज को इस्तेमाल करके डराने का, एजेंसीज को इस्तेमाल करके जो बदनाम करने का। 2G केस में क्या हुआ था, इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया था। 2 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने खा लिया। 2 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने खा लिया। जिस तरह से वो नैरेटिव बिल्डअप किए थे, आखिर में क्या हुआ? CBI कोर्ट ने क्या कहा? There is not an iota of evidence. They have made a mountain out of a mole. They have played up a non-existent scam. ईडी के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी को कुछ दस्तावेज चाहिए थे। वो जब अपनी पूछताछ के लिए आए थे तब वो दस्तावेज नहीं लाए थे। ईडी अब उन दस्तावेजों की तलाश करते हुए हेरल्ड हाउस पहुंची है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये फिर से तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये विपक्ष की आवाज दबाने की और बदले की राजनीति है। छापों के कुछ घंटे बाद मल्लिका अर्जुन खड़गे और पवन बंसल भी हेरल्ड हाउस पहुंचे। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। INC जिनकी विचारधारा है आई नीड करप्शन, वो लोग ईडी के सामने तो चुप हो जाते हैं। किस प्रकार से महात्मा गांधी के सत्याग्रह का नाम लेते हुए सड़कों पर हत्याग्रह मचाते हैं, किस प्रकार से स्कैमाग्रह मचाते हैं, ये हमने देखा है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है और अब ये छापे बता रहे हैं कि सरकार इस मामले को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरह इस मामले में पिछले कुछ महीनों में जांच में तेजी आई है, उससे ये साफ हो चला है कि आने वाले कुछ समय में ईडी सूत्रों की अगर हम माने तो सितंबर-अक्टूबर तक इस मामले में ईडी जो है वो आरोप पत्र कोर्ट में भी दायर कर देगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। सोमवार के दिन PMLA कोर्ट में शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। उनका नाम जहां पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले से जोड़ा जा रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे अब भी संजय राउत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। संजय राउत के साथ आखिर उद्धव ठाकरे क्यों अब भी इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं, देखिए सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट। मैंने जहां कपड़ा सिलाया ना मुलुंड में, वो टेलर के पास भी ईडी के लोग गए थे। क्या क्या सिलाया, कितने सिलाया, कितना बिल दिया, कितने सूट सिलाया, अब सिर्फ जूते वाले के पास जाना बाकी। आप मुझे बताइए, ईडी के पास काम नहीं है क्या? जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो है महाराष्ट्र में, उनके पीछे पड़े हो। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन आपने गलत आदमी से पंगा लिया है। आपने शिवसेना से पंगा लिया है, आपने महाराष्ट्र से पंगा लिया है। मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। अपनी गिरफ्तारी से लगभग 5 महीने पहले 15 फरवरी को मुंबई में शिवसेना भवन पर बात करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया था कि ईडी के अधिकारी उनके और उनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। ये उस समय की बात है जब संजय राउत की पत्नी को ईडी की ओर से पत्रा चौल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए संजय राउत तब से ही ईडी पर हमलावर रहे हैं। महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड, ये 3 राज्यों की सरकार गिराने की साजिश चल रही है और ईडी और CBI का हथियार बना रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो पार्टी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, हमारे जैसे लोग, हम सबको तकलीफ देंगे, धमकाएंगे, डराएंगे। ऐसी कोई जेल बनी नहीं है कि मुझे 2 साल तक जेल में रखे।
हमने बहुत देखा है। अपने तीखे बयानों के जरिए शिवसेना की बात संजय राउत लगातार रखते रहे हैं और इसलिए सोमवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने भी संजय राउत का समर्थन किया। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। और जो तय हुआ है चुनाव से पहले 50-50। 24 अक्टूबर 2019 जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे घोषित हुए, उस दिन ही संजय राउत ने 50-50 पार्टनरशिप की बात कर 2.5 साल के मुख्यमंत्री की मांग की। महाविकास आघाड़ी की स्थापना के समय भी संजय राउत की अहम भूमिका रही और जब जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तब भी संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ डट कर खड़े रहे। हमारे लिए ये संकट नया नहीं है। 56 साल से हम संघर्ष करते आए हैं। क्या होगी? सत्ता जाएगी, पावर जाएगी, मंत्री पद जाएंगे हमारे लोगों के, और क्या हो सकता है राजनीति में? आप ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगाएंगे, वो हमको जेल में डालेंगे, उससे आगे क्या हो सकता है? आप हमको गोली मारेंगे, और क्या हो सकता है? हालांकि संजय राउत लगातार विवादों में भी रहे हैं। शिवसेना से बागी हुए 40 विधायक भी संजय राउत से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा कंगना रनौत का मुद्दा हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपशब्द के इस्तेमाल का मुद्दा, या फिर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें कथित तौर पर संजय राउत स्वप्ना पाटकर को अपशब्द देते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत लगातार सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल वो ईडी की हिरासत में हैं और इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से दायर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ठाकरे और शिंदे ग्रुप को जवाब दाखिल करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोनों पक्षों को यह भी बताना है कि वो किन बिंदुओं पर सुनवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया था कि मामला आगे सुनवाई के लिए संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। लगातार 11 दिन हंगामे के बाद मंगलवार को राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हुई। 6 घंटे तक चली चर्चा में विपक्ष ने महंगाई के लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार बताया। वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी कोशिशों से महंगाई नियंत्रण में है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरी आम जरूरत की चीजों की बढ़ी हुई कीमतों और अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान पर 5% जीएसटी लगाने के मुद्दे पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई। महंगाई के मसले पर विपक्षी सांसदों के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने माना कि महंगाई एक समस्या है, लेकिन दावा किया कि सरकार की नीतियों और कोशिशों की वजह से महंगाई काबू में है। And we are at 7 with some effort. Or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6, the band. So nobody is denying. राज्यसभा में महंगाई पर बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई तीखे सवाल पूछे। वित्त मंत्री ने जब पश्चिम बंगाल में पनीर पर 5% जीएसटी लगाने का जिक्र किया तो नाराज तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया और अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट कर गए। We are a classroom sitting here with students. On this we walk out. You don't want to give us a chance to even express ourselves. No, sir. वित्त मंत्री जवाब देने के टाइम रिप्लाई में बेवजह वेस्ट बंगाल की रेफरेंस ली, बोले हैं कि पनीर में 5% जीएसटी लगाएं आप, और बेवजह चेयर ने बताया कि नहीं, मिनिस्टर का रिप्लाई खत्म होने बाद उसका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलेगा, इसीलिए ऑन प्रोटेस्ट वी वॉकड आउट। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि एलपीजी पर सब्सिडी 2019-2020 में 24,000 करोड़ से घटाकर 2021-2022 में सिर्फ 240 करोड़ कर दी गई है। इससे गरीब परिवारों पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकारी पक्ष के तरफ से, इन आंकड़ों ने हमेशा देश की जनता को गुमराह किया है, चाहे ये सरकार रही हो चाहे कोई सरकार रही।
क्योंकि आंकड़े जो दिखाते हैं जैसा ज़मीन पर वैसा होता ही नहीं। इसलिए मैंने ये मांग की है कम से कम, और कुछ नहीं तो वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो जीएसटी को तो वापस ले ही लें, और जीएसटी जो मिलता है उससे ज़्यादा दूसरे बड़े लोगों पर टैक्स लगा के वसूल किया जा सकता है। उनको राहत दी जा रही है, गरीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है। He said no, धरातल में जाकर देखिए, नंबर्स नहीं, नंबर्स भी देखेंगे, धरातल में क्या हो रही है वो भी देखेंगे, हम भाग नहीं रहे। कि अनब्रांडेड और पैक्ड खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाने का फैसला कई स्तर पर लिया गया और इसमें सभी राज्यों की सहमति दी गई थी। सवाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भी उठे। आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई पर बहस ऐसे वक्त पर हुई है जब देश में महंगाई से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार और आरबीआई की कोशिशों के बावजूद महंगाई दर 7% के ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई पर बहस के दौरान जो बड़े सवाल उठे हैं उनसे निपटने के लिए सरकार क्या नई रणनीति अख्तियार करती है। संसद भवन से कानन पात्रा और राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जबलपुर के निजी अस्पताल में लगी आग में 8 लोग झुलस गए। कोई इस उम्मीद से आया था कि सेहतमंद होकर घर लौट जाएगा, तो कोई यहां अपने बीमार रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए, लेकिन सब कुछ खाक हो गया। बिना संसाधन के संचालित हो रहे अस्पताल में आग लगने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनमें कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन नहीं किया गया। कमला नेहरू अस्पताल में विगत दिनों जो पीडियाट्रिक वार्ड में, एसएनसीयू वार्ड में जो घटना हुई थी, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन एसीएस हेल्थ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे। पहले भी ये बात सुनिश्चित थी कि फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में सुनिश्चितता के साथ लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान 8 महीने पहले किया था। जबलपुर का न्यू लाइफ अस्पताल जो 8 जाने लील गया, उसमें फायर ऑडिट तो छोड़िए, हमारी तफ्तीश में पता लगा है कि अस्पताल के संचालकों ने लाइसेंस के लिए सीएमएचओ को जो आवेदन दिया उसमें बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र की जगह प्राइवेट लेआउट लगा दिया, जिसमें साफ था कि आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, फिर भी पंजीयन दे दिया गया। अस्पताल में किसी भी आपातकालीन निकास का कोई प्रावधान नहीं था, न ही उचित अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन प्रणाली। आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.6 मीटर साइड स्पेस न होने पर भी मंजूरी मिली, जो कि मध्य प्रदेश उपचार गृह व रुजोपचार नियम 1997, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का उल्लंघन है। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने पर भी यस लिख दिया गया। जबलपुर में इन अनियमितताओं के खिलाफ जनहित याचिका लगी, लेकिन सरकार ने महीनों से कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट से यही आग्रह किया है कि इन अनफिट बिल्डिंगों को उपयुक्त बता करके इनको पंजीयन जारी करने वाले और पंजीयन की अनुशंसा करने वाले सभी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसके अलावा ऐसे समस्त अस्पतालों को तत्काल इनका पंजीयन रद्द किया जाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही ट्रांसफार्मर है जो ठीक उस गेट के सामने रखा है जहां से आना और जाना एक ही तरफ से हुआ करता था। इस जनरेटर में आग लग जाने के बाद लोगों ने जब अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की तो चूंकि दरवाज़ा एक ही था और गेट पर ट्रांसफार्मर रखा था जिसपे धू कर आग लग गई थी, और ठीक इसके पीछे मेडिकल स्टोर्स है। मेडिकल स्टोर्स में अनेक ज्वलनशील पदार्थ थे जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए, धुआं अंदर बढ़ता गया और लगातार लोगों ने निकलने का प्रयास किया और वो निकल नहीं पाए, और 8 लोग की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर अभी भी कई लोग जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को सारी एनओसी दे दी गई थी। अस्पताल में लगी आग के मामले में मालिकों पर केस दर्ज हो गया है, मैनेजर गिरफ्तार हो गया। 8 महीने बाद सरकार को याद आ रहा है कि ऑडिट का ऑडिट करना है।
इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है इनके, मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। एक पुराना गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मुझे क्यों ये याद आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की कमी, जो शव हैं वो साइकिल, रिक्शे, ठेले पर ले जाने की तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2019 में केंद्र सरकार ने हर राज्य को कहा था कि वो फायर एंड सेफ्टी सर्विस एक्ट लागू करे। हाई कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी, लेकिन अभी तक वो यहाँ लागू नहीं हुई है। सब कुछ म्युनिसिपल एक्ट में ही समाहित है। ऐसे में चाहे डिविजनल कमिश्नर जांच करे चाहे कोई और, लेकिन इन अस्पतालों, इनके संचालकों का होगा क्या ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मुझे गीत याद आया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्लैंक फायरिंग पिस्टल, ऐसे पिस्टल की कई खेप एयरपोर्ट पर या फॉरेन पोस्ट ऑफिस पर बरामद हो चुकी है। इस मामले में कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 2016 से इन पिस्टलों को खरीदने और बेचने पर रोक है। आखिर क्या है ब्लैंक फायरिंग पिस्टल और इनका क्या है इस्तेमाल, देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी आम पिस्टल की तरह ये पिस्टल भी हैं। फायरिंग करने पर वैसी ही आवाज आती है, किसी डमी हथियार में लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये असली पिस्टल नहीं है, ये है ब्लैंक फायरिंग पिस्टल। जानिए इस पिस्टल के बारे में ललित से, जो 2016 से पहले इसे बेचते थे। ब्लैंक फायरिंग पिस्टल बेसिकली एक डमी पिस्टल कह सकते हैं। ये सिर्फ साउंड जनरेट करती है और इसका ज़्यादातर यूज़ सिर्फ फिल्म में होता है। और जो रियल वेपन है वो तो आप जानते हैं हार्मफुल होता है, उसके लिए लाइसेंस है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके लिए भी लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये दोनों दिखती एक जैसी हैं। इस वजह से लोगों को शायद फ़र्क नहीं पता लगता कि ओरिजिनल क्या है और मतलब फायर आर्म क्या है और ब्लैंक पिस्टल क्या है। पर ब्लैंक पिस्टल का सिर्फ एक ही यूज़ है, फिल्म इंडस्ट्री, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है। फिल्म इंडस्ट्री में ही ये गन चलती हैं। इसके अलावा अगर कोई इसको पर्सनली यूज़ करेगा तो शायद फील्ड में, खेतों में इस्तेमाल, जानवरों को भगाने के लिए, जहाँ पे जानवर वगैरह ज़्यादा आते हैं, सिर्फ साउंड करने के लिए। दरअसल ब्लैंक पिस्टल का मामला तब चर्चा में आया जब 10 जुलाई को कस्टम विभाग ने ऐसी ही 45 पिस्टल के साथ दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जगजीत और उसकी पत्नी जसविंदर कौर को पकड़ा। जगजीत ने बताया कि ये पिस्टल वियतनाम एयरपोर्ट पर उसके भाई मंजीत ने दी हैं। वो ये पिस्टल फ्रांस से लाया था। ऐसी 25 पिस्टल वो पहले भी फ्रांस से दिल्ली ला चुका है। इसी बीच फॉरेन पोस्ट ऑफिस और एयर कार्गो से भी ऐसी ही करीब 80 पिस्टल बरामद हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंजीत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो पिछले कई सालों से पिस्टल लाकर यूपी में सप्लाई कर रहा है। इन्हें बेचने वाले ललित बताते हैं कि ये पिस्टल इटली, टर्की और यूरोपीय देशों में हर जगह मिलती है, लेकिन 2016 से इसे बेचने और खरीदने के लिए भारत में लाइसेंस जरूरी हो गया है। 2016 से ये पिस्टल बेचने या खरीदने का लाइसेंस सरकार ने किसी को नहीं दिया है। भारत सरकार ने इनको बैन क्यों किया था? 2016 के पहले तो पाबंदी नहीं थी इस पर, 2016 के बाद लाइसेंस जरूरी क्यों कर दिया? मैं इसका कारण ये मानता हूँ क्योंकि ये दिखने में और चलने में बिल्कुल एक जैसी लगती है। साउंड इनका ऑलमोस्ट कह सकते हैं सेम है। तो लोग इसका शायद मिसयूज कर रहे थे, कुछ फायर करके लोगों को लूटपाट या ऐसा कुछ घटनाएं हुई होंगी, तो शायद इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको आर्म लाइसेंस में डाल दिया, ताकि लोगों, गवर्नमेंट को पता रहे किसके पास है किसके पास नहीं है। इसी बीच गैर कानूनी तरीके से लोग विदेश से ये पिस्टल ला रहे हैं और 45,000 से 1.5 लाख रुपए में एक पिस्टल बेचते हैं। दुकानदार कहते हैं कि इनके लाइसेंस देना शुरू किया जाए, जिससे इनकी तस्करी पर रोक लगे। ललित ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर,
एनडीटीवी इंडिया। इस 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब वक्त है कि 2 घंटे में दिखाई गई खबरों में से हम आपको 5 बड़ी खबरें बताएं और हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से आग बबूला चीन। नंबर 2 पर 7% विकास दर काफी नहीं, रघुराम राजन ने कहा। नंबर 3 पर महंगाई बढ़ी है लेकिन बेकाबू नहीं, वित्त मंत्री बोली। ममता कैबिनेट का विस्तार, दिखेंगे नए चेहरे। और आखिर में शिवसेना किसकी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई।